हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। एक बार फिर से लेके आ चुके हैं पॉलिटी का स्पेशल क्लास। चलिए जानेंगे इसका सॉल्यूशन बिल्कुल विस्तार के साथ। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की समितियों एवं उसके अध्यक्षों के मिलान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। एक तरफ आपका समिति और एक तरफ अध्यक्ष का मिलान दिया हुआ है। आपको इसमें से देखना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो क्या है, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये मिलान क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। और जो सही है उसको भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। बी ऑप्शन है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो कि सही ही दिया हुआ है। तीसरा समिति है संचालन समिति, और दिया हुआ क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जो कि गलत है। क्यों गलत है वो भी बताते हैं। तो पहले तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर, और ये असत्य जोड़ा दिया हुआ है। वहीं अगर बात करें कि संचालन समिति के अध्यक्ष की जब बात आई थी, तो ध्यान दीजिए वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात करें तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, तो ध्यान दीजिए ये थे जे.बी. कृपलानी, जो कि सही ही दिया हुआ था। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 समिति के बारे में जान गए कि कौन किसके अध्यक्ष बने थे, जबकि 8 बड़ी समिति का गठन किया गया था। और छोटी समिति की बात करेगा तो छोटी समिति जो थी उसको 13 छोटी समिति का गठन किया गया था। कितना, तो 13। और बड़ी समिति में 8 समिति का गठन किया गया था। और जानते हैं कि कौन कौन सी समिति इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे पूछ लिया जाता है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति रहे, या फिर और आपको क्या ध्यान रखना है, संघीय शक्ति समिति रहे, संघीय शक्ति समिति रहे। ठीक। और जवाहरलाल नेहरू की ही बात करेंगे अगर रहे, और राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों समिति के जो अध्यक्ष थे, अगर हम बात करें तो तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। उसी तरह से प्रांतीय संविधान समिति की बात हो गई। एक और ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों एवं, जो भी पॉइंट आपको लिखाया जा रहा है नोट डाउन किया कीजिए, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों, क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष पूछे तो परामर्श समिति के अध्यक्ष तब कौन हो जाएंगे, तब हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि प्रांतीय समिति के भी क्या थे, प्रांतीय संविधान। तो सरदार पटेल से भी 2 समिति ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू से 3 समिति ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक और ध्यान रख लीजिएगा, पूछ सकता है आप तो, प्रक्रिया नियम समिति, कौन समिति, प्रक्रिया नियम समिति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी 2 आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की चर्चा करेंगे। और हाँ, सेशन को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, प्रतिषेध रिट किसके खिलाफ जारी किया जाता है, सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 226
26 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 32 में अगर बात करें तो उच्च न्यायालय, और 226 के अंतर्गत बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और पिछले क्लास में ही आपको बताए हैं कि वो 5 प्रकार का रिट क्या क्या होता है डिटेल में। अगर इसके आंसर की बात करें प्रतिषेध रिट की, तो ध्यान दे दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये न्यायिक प्राधिकरण और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, तो 1 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि हमसे पूछ रहा था किसके खिलाफ जारी किया जाता है। प्रतिषेध रिट जो न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जाता है जब वे क्या हो जाते हैं, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मतलब निर्णय लेने लगते हैं, तब उस कार्य को रोकने के लिए जारी किया जाता है। हालांकि ये आपको हम डिटेल में बारी बारी से सबको समझा ही चुके। बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका बन जाता है कि ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, अगर आपसे पूछ ले कि ये कैसा आयोग है या कैसा निकाय है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। अब जाके इसको दर्जा मिला है संवैधानिक निकाय। कब? तो यही आपसे पूछा जा रहा है 2018, ध्यान रखिएगा। कब इसको मिला? तो 2018 में। कैमा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पुनः 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत क्या हुआ, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वहीं अगर पूछ ले कि इसका गठन कब हुआ था, तो गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब? तो 1993 में। मुख्यालय पूछे तो कि इसका मुख्यालय क्या है, जो प्रश्न इससे बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। कौन हो जाएगा? नई दिल्ली। तो ये सब बात, इसमें एक डेट और इम्पोर्टेंट है, कौन सा? तो 2015। क्यों इम्पोर्टेंट है 2015 वाला? तो ध्यान दीजिएगा, इस क्या हुआ था, नीति आयोग की ही बात आई है। तो नीति आयोग का गठन भी पूछ लेता है कि किस वर्ष हुआ था? 2015 में हुआ था। किसके स्थान पर ये लाया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, योजना आयोग के स्थान पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि नीति आयोग जो है कैसी संस्था है, इसकी प्रकृति क्या है, तो ये गैर संवैधानिक है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। तो कथन के रूप में भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इसका भी अगर आपसे पूछ ले कि मुख्यालय कहाँ है नीति आयोग का, तो कहाँ? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे और पूरा क्लास जरूर देखा कीजिए। 4 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में किसके प्रस्ताव पर सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये बात आपको पहले से भी पता है कि संविधान सभा की अगर बात आई है पहली बैठक की, तो पहली बैठक कब हुई थी ये भी पूछता है। तो ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। वहीं बात करें तो इसके अस्थायी अध्यक्ष की, अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था? तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुना किनके प्रस्ताव पर गया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पे चुना गया था। किनके? तो जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पे। ठीक, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक, तब ध्यान रखना 11 दिसंबर 1946 को।
ठीक, इसमें अस्थाई अध्यक्ष किनको चुना गया था? अस्थाई अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे एक प्रश्न और पूछता है क्या, कि उद्देश्य प्रस्ताव की बात आएगी तो उसका डेट क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव पूछ लेता है कि किनके द्वारा लाया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। जो भी डेट बताया जा रहा है सारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जबकि इसको स्वीकार कब कर लिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें पारित का, तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। एक प्रश्न चलिए आप भी आंसर दे दीजिएगा। आपको बताना है कि भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था? संविधान अंगीकृत, इसका आंसर आप भी दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में जो आपसे पूछा जाता है। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में, और सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो प्लीज सेशन को लाइक कर दिया करें। 5 नंबर पे चले। भारतीय संसद किस वर्ष जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अधिकार जो है 2006 में प्रदान किया। कब? तो 2006 में। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है कि प्रदान कब किया गया कहने का। और यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछ लेगा कि 2006 में ही, क्या ध्यान आपको रख लेना है इस तरह से कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, और क्या कहता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या किया गया था? संशोधन किया था। ये किसने? भारतीय संसद ने 2006 में। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। हालांकि लागू कब हुआ? ये लागू की अगर हम बात करें तो 2010 में लागू किया गया। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रख लेना है। आगे की प्रश्न को देखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न होने वाला है, और कथन वाला जब भी दिखे डबल स्टार इसको कर लिया कीजिए, काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। ए नंबर की बात करें, मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो क्या बताइए, इस कथन जो है सही है? तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, और हमसे गलत कथन ही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि कई बार अच्छे से आपको पता है ये बात सही है, किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन जो यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन दिया है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक, बी ऑप्शन चेक करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो ये चीज बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इससे संबंधित जानकारी जो सही है उसको भी लिखते चलना है। सी में बात करें तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये बात भी क्या दिया हुआ था? सही दिया हुआ था। और लास्ट ऑप्शन की बात करें तो मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 के क में दिया गया है। तो ये बात भी क्या है? सही है। हमसे गलत पूछा जा रहा था जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य से और इतने प्रश्न ये बन सकते हैं जो आपको ऑप्शन के रूप में जानकारी मौजूद भी है।
और छूटा क्या पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ का संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रख लेना है कि रूस का संविधान से लिया गया। तो यही आपको यहाँ पर मेन पॉइंट हो गया, जो भी था सब ऑप्शन के रूप में ही लिखा हुआ था। 7 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का पालन किया जाता है? सही उत्तर चुनें। क्या पॉइंट आया है? संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत। कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संसद को देश का सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाता है, यानी कि संसद कोई भी कानून क्या कर सकता है, बना सकता है या उसे खत्म कर सकता है। ठीक, ये इसका मतलब सिद्धांत का हुआ। और ये हुआ कहाँ? तो ब्रिटेन में। तो के ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्या आपसे पूछ सकता है? एक प्रश्न पूछ लेता है, अमेरिका है ऑप्शन में, तो अमेरिका में कौन सा सिद्धांत है जो न्यायिक सर्वोच्चता की पर पुष्टि करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये न्यायिक समीक्षा की पुष्टि करता है। किसकी? तो न्यायिक समीक्षा की पुष्टि करता है। भारत में भी क्या है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। तो ये सब आपको ध्यान में देना है, यानी कि भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक की समीक्षा करने की शक्ति है, जो कि ब्रिटेन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वें नंबर पे जाने से पहले जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी अच्छे से मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया जाता है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पे, वो भी आपको जीके जीएस का हर सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े, लाइक कर दे, लाइक जरूर किया करे, पसंद आता है तो लाइक, साथ ही साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जब आप बाएं साइड स्लाइड कीजिएगा स्लाइड, तो हाइप का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो प्लीज़ हाइप भी कर दिया कीजिए। इतना आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बाकी आपको प्योर जो होता है ना कंटेंट, एग्जाम पैटर्न पे उस तरह का आपको दिया जा रहा है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो हमारी मेहनत को पसंद जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगला पॉलिटी का प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए पहला आयोग निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? किसके बारे में पूछ रहा है? पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए। तो ये हुआ था काका कालेलकर की अध्यक्षता में, और ये बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा भी जा चुका है। ठीक, जो कि ये क्या थे? काका कालेलकर, अगर इसकी अध्यक्षता भी किए थे, अध्यक्षता, साथ ही साथ ये पत्रकार और समाज सुधारक भी थे, पत्रकार और समाज सुधारक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक, वहीं ध्यान दीजिएगा कि इस आयोग का जो स्थापना हुआ था, पिछड़ों पहला आयोग की जब बात आई है, तो 29 जनवरी 1953 को हुआ था। और भारत के संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, 340 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था इसका गठन। तो ये भी आपसे पूछ लेता है। ठीक, वहीं दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की अगर बात करें कि कब हुआ था, तब 1979 में हुआ था दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने किया था। किसने किया था? तो बीपी मंडल ने। ऑप्शन में देखिए ए में बीपी मंडल भी मौजूद है, लेकिन ये हो जाएंगे सेकेंड आयोग से और 1979 से। यहाँ हमसे पहला आयोग पूछा गया था। ठीक, तो आशा करते हैं एक एक पॉइंट क्लियर होते जा रहा होगा। 9 नंबर पे चलते हैं। स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से किस रियासत का शासक
पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। वो कहाँ का शासक था ये आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा वो जूनागढ़ का। कहाँ का? यानी कि जूनागढ़ एक रियासत था जिसमें हिंदू बहुसंख्यक थे। क्या थे? हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन उस पर मुस्लिम शासक का क्या था? शासन था। तो ये बात आपको बस इसमें ध्यान में रख लेना है। और जूनागढ़ का नवाब को भी ध्यान रख लीजिए कि कौन था जो शामिल होना चाहता था। तो ध्यान दीजिएगा, मुहम्मद महाबत खानजी तीसरा। तो ये बात भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं। भारत में किसी कानून और सरकार की कार्रवाई की जांच और मूल्यांकन करने का मानक रूप से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है। किसमें? प्रस्तावना में। वहीं आपको अच्छे से पता हो, कुछ देर पहले ही आपको पूछे थे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अगर पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो डेट जरूर आपको ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946। ठीक, ये बात हो गई। साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाता है कि एक काफी बार कि केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बाद ही लिखे, डायरेक्ट भारती बाद, जो 1973 का। इसमें संविधान के प्रस्ताव क्या कहा गया था? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचा का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। कई बार आपको ये सब चीजें हम लिखा भी चुके हैं। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछ दे एक प्रश्न और, क्या पूछ लिया जाता है कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? तो ध्यान दीजिएगा कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी ने कहा था, ये पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, सारे प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न हो गए। 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की प्रक्रियात्मक समिति थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से ऑप्शन क्या क्या है? वित्त और कर्मचारी समिति, बी है राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, सी है भाषाई प्रांतों पर आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये था वित्त और कर्मचारी समिति, जो कि प्रक्रियात्मक समिति थी, इसमें ये शामिल थी। और क्या क्या शामिल था? देखिए, इसमें शामिल था प्रक्रिया नियम समिति हो गया, संचालन समिति हो गया, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि किसके कौन अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसमें था प्रेस गैलरी समिति, जो कि किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो उषा नाथ सेन की अध्यक्षता में हुआ था। उसी तरह इसमें शामिल था हिंदी अनुवाद समिति हो गया, कार्य समिति का आदेश हो गया, उर्दू अनुवाद समिति, ये सब क्या थे? प्रक्रियात्मक समिति का हिस्सा थे, यानी इसमें शामिल थे। बाकी जो ऑप्शन में दिया हुआ था ये सब कोई नहीं होगा। आगे की चर्चा करते हैं, और प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिए। आपका कोई सुझाव हो, प्रश्न हो तो कमेंट कर दिया करें। 12 नंबर पे, हिंदी भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा होगी, प्रारूप समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस तारीख को तय किया गया था?
आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि किस समिति के द्वारा तय किया गया था, तो प्रारूप समिति के द्वारा, और ये डेट क्या था, तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रख लेना। अगर पूछे ये किस फॉर्मूला पर आधारित था, तो ये इसमें भी ध्यान रखना है कि यह निर्णय जो है मुंशी अयंगर फार्मूला पर क्या था, आधारित था, फार्मूला पर आधारित था। कहने का मतलब हुआ कि जो मसौदा समिति के सदस्य के.एम. मुंशी और एन. गोपाला स्वामी अयंगर के नाम पर क्या था, एक समझौता समाधान था, तो मुंशी और अयंगर समझौता उसी के ध्यान रख लेना है। ठीक, आपको ये भी पता है कि हर वर्ष 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए हिंदी दिवस। इसी दिन चूंकि निर्णय ही लिया गया था कि हिंदी भाषा और कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी जो लिपि में है भारतीय संघ की राजभाषा होगी। ठीक, तो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, नोट डाउन किया करें। 13 नंबर पे चलते हैं। भारत में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, ये प्रश्न जो है ना आपके लिए क्या कहता है, होमवर्क हम दे रहे हैं। क्यों, तो चूंकि जो ये पहली बात जानिए कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आई है, तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाता है, अनुच्छेद 21 से। ठीक, और ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों क्या है, दोनों को प्राप्त है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ देना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से कई बार आपको पढ़ाया गया है। तो कुछ काम आप लोग भी किया कीजिए, जो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। आशा करते हैं आप लोग आंसर देंगे। 14 नंबर पे चलते हैं। भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को उनका मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये तो कुछ देर पहले ही आपको डिस्कस करवा दिए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 86वां संशोधन द्वारा। काफी रिपीटेड प्रश्नों में से एक है, ध्यान दीजिएगा। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा ये चीज किया गया था कि शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया था, जो कि इस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की क्या देता है, गारंटी। उम्र भी ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसको लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ये चीज भी आपसे पूछ सकता है, आगे की चर्चा करेंगे। 15 नंबर प्रश्न, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद का पूछा है, अधिकतम सदस्य संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, अधिकतम की बात आ रही है यहाँ पे। ऑप्शन है, यह राज्य विधानसभा की कुल सदस्य का 1/5 से अधिक नहीं हो सकता। यहाँ है 1/4 से अधिक नहीं हो सकता, यहाँ 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, और यहाँ 1/2 से अधिक नहीं हो सकता है। तो कितना से अधिक नहीं हो सकता है, आपको अच्छे से पता होगा कि कुल संख्या की क्या होती है, 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमसे पूछा गया था अधिकतम सदस्य संख्या, यही पूछता अगर कि विधान परिषद की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या तब क्या हो जाएगा, तो न्यूनतम संख्या जो होता है 40 सदस्य होता है। कितना होता है, 40 सदस्य होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, क्या क्या प्रश्न और आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष का होता है। एक प्रश्न ये भी बन जाता है। पूछ देता है कि किस अनुच्छेद में
विधान परिषद के गठन का परिविधान है। तो पूछेगा कि विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 171 से संबंधित हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्य में, जो कि कई बार ट्रिक से भी आपको याद हम करवाएं। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के लिए। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखिए फिर से प्रश्न आ गया। यहाँ हमसे क्या पूछा गया था, हाँ विधान परिषद की ही चर्चा आई थी, फिर से राज्य विधान परिषद का ही चर्चा आ गया। तो आपसे पूछा गया है राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो ये क्या हो जाता है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो जाता है। कितना, तो 30 वर्ष। लेकिन अगर पूछता है यही कि विधान सभा सदस्य के लिए, विधान सभा सदस्य के लिए तब कितना हो जाता, तब हो जाता 25 वर्ष। तो देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक, विधान परिषद का सदस्य का पूछा जा रहा था। वहीं अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति के लिए पद के लिए न्यूनतम आयु, चूंकि न्यूनतम की ही बात हो रही है, तो 35 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह से पूछ ले कि राज्यपाल के लिए तब क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल के लिए भी क्या है, 35 वर्ष ही न्यूनतम आयु है। और किसका पूछ सकता है आपसे, राज्यसभा सदस्य के लिए, राज्यसभा सदस्य के लिए तो ये कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यही लोकसभा सदस्य के लिए पूछता है, तो लोकसभा सदस्य के लिए तब क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा बेसिक जानकारी है, लेकिन एग्जाम में आता है। 17 नंबर पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के साथ विषय वस्तु शामिल नहीं है। तो एक जानकारी आपको मिल गया, किस अनुसूची में पूछ रहा है, तो 12वीं अनुसूची में। और कौन कौन शामिल है पहले ये जानिए। तो नगरीय निर्धनता उन्मूलन, ये क्या है, इसमें शामिल है। उसी तरह से पार्क, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था, ये सब विषय वस्तु शामिल है। तीसरा है जन्म और मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी, ये भी क्या है, शामिल है। जो शामिल इसमें नहीं है वो क्या हो जाएगा, नगरों को सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना क्या है, इसका विषय वस्तु में शामिल नहीं है। यही तो हमसे पूछा जा रहा था। आगे की चर्चा करते हैं। और ये एक बार फिर से चैनल संबंधी जानकारी, तो जो भी बिहार शिक्षक की भर्ती में लगे हैं वो इस सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, चूँकि आपको सॉल्यूशन मिलता है हर जीके जीएस के विषय का बिल्कुल डिटेलिंग के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। और हर विषय का आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और अच्छा लगता है क्लास तो लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट भी कर दिया कीजिए। लाइक ज़रूर कीजिए, आपके एक लाइक से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में राष्ट्रपति के लिए भी निर्वाचित हुए, सही उत्तर का चयन करिए। राष्ट्रपति तो बने ही, लेकिन वो बिहार के राज्यपाल बने, ये ध्यान आपको होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जाकिर हुसैन है ऑप्शन ए में, तो ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक, तो 1 नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है, चारों ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए हमें आगे भी देखना है। और ये चीज़, ये जो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो 1957 से 62 की, ठीक। वहीं अगर बात करें तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने थे। तो 1 नंबर तो होगा, ये श्योर हो गया। दूसरा है शंकर दयाल शर्मा, तो ये क्या है, राज्यपाल नहीं बने थे, तो 2 नंबर नहीं होगा। तो 2 नंबर जब नहीं होगा तो देखिए कि 2 कहाँ कहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए में दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा, डी में भी दिख रहा है तो नहीं होगा, और बी में भी दिख रहा है। तो पहले तो ये श्योर हो गए कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
और आगे अगर बात करें तो KR नारायण की बात आई है, तो ध्यान दीजिएगा ये भारत के 10वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे। और क्या कहता है KR नारायण लेकिन राज्यपाल के रूप में नहीं थे बिहार के, तो 3 नंबर भी क्या होगा, नहीं होगा। और रामनाथ कोविंद की अगर हम बात करें तो ये आपको अच्छे से पता है कि ये बिहार के राज्यपाल बने थे 2015 से 17 तक। फिर ये राष्ट्रपति बने, रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बने 2017 से 2022 तक। तो ये देखिए रामनाथ कोविंद जी और जाकिर हुसैन जी, यानी 1 और 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही तो हमसे पूछा गया था, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी जो हैं ये राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 19 नंबर पे बात करते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि किसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको कई बार अच्छे से पढ़ाए हैं कि ये कहाँ कहाँ आ जाएगा। तो संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में, तो 1 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूंकि प्रस्तावना में आपको पता है कि 3 प्रकार का न्याय का बात है, सामाजिक, आर्थिक और क्या कहता है, राजनैतिक न्यायों का उल्लेख, जबकि यही चीज मौलिक अधिकार में अंतर्गत में कहीं भी आर्थिक न्याय का चर्चा नहीं किया गया। हाँ, आपसे आर्थिक न्याय ही पूछा गया था। जबकि अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों में, तो इसका संबंध सामाजिक और आर्थिक न्याय से ही है मुख्य रूप से। अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो मुख्य रूप से इसका संबंध जो है किससे है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से है। तो उपरोक्त विकल्प के आधार पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। 20 पर चल लेते हैं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या बताइए। आज विधान परिषद से ही आपको कितना प्रश्न मिल चुका है, तो इससे ज्यादा और क्या पूछ देगा, जो भी बनता है आपको करवा दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कुल सदस्य का 1/6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, और अभी इसके बारे में हम लोग अच्छे से सब चीज कर ही चुके हैं, तो इस पे टाइम ज्यादा नहीं देंगे, सीधे बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न पे। निम्न में से किस एक्ट या क्या कहता है, किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 21वां नंबर प्रश्न क्या है इसका ऑप्शन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर 1833 का चार्टन अधिनियम, या फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, भारत में संवैधानिक विकास का शुरुआत माना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का भी, उच्चतम न्यायालय जी, एक उच्चतम न्यायालय का जो कि 1774 में स्थापना किया गया था। ये भी कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, वहीं चार्टर एक्ट 1833 से आप जरूर ध्यान रखिएगा कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में, भारतीयों को भारत के प्रशासन में, भारत के प्रशासन में पूछ दे कि भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा, भाग लेने का अधिकार, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के दौरान पूछता है कई बार। बाकी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपको पता ही है, सब डिस्कस भी कई बार कर ही चुके हैं,
तो आज का प्रश्न और सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह का जुनून और एनर्जी के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।